The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। इसका टेक्नोलॉजी का लफ्ज तो कम नहीं हो सकता है, लेकिन क्यूआर का हिसाब सिंपल हो सकता है। क्या? कैसे? खाता बुक क्यूआर से मैन ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। अरे हिसाब सिंपल हो गया। खाता बुक बिजनेस हुआ इजी मैन। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लंदन टॉप शो। पिछले 2 दिनों से खबरों में सिर्फ एक शब्द सुनाई दे रहा है, रेप, और सुनाई पड़ रही हैं वीभत्स बातें। कोई नेतागिरी में मसरूफ है तो कोई ये बताने में कि फलानी पार्टी के राज्य में रेप होता है तो आप बोलते हैं, लेकिन ढिकानी पार्टी के सूबे में रेप पर आप चुप रहते हैं। दी लंदन टॉप शो आज इस शोर से थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। हम उन सारे मामलों के बारे में आपको बताएंगे जो चर्चा में है। साथ ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस विभत्स और जघन्य अपराध पर हमारे समाज और हमारी राजनीति की दशा दिशा क्या है। आपको कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े और सरकार के फैसलों की भी जानकारी देंगे, लेकिन सबसे पहले दिन का ये वीडियो। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन मुर्दाबाद, सेक्टर दी सरकार मुर्दाबाद। ये वीडियो आपको इसलिए दिखाया ताकि मीडिया की वो अजीबोगरीब परंपरा तोड़ी जाए जब कोई एक खबर दूसरी सारी खबरों को खा जाती है। ये वीडियो आपको ये याद दिलाने के लिए भी दिखाया गया है ताकि सनद रहे कि जब आप मुद्दे दर मुद्दे छलांग लगाते रहते हैं, कुछ किसान अपनी मांगों को लेकर सड़क पर हैं, रेल की पटरियों पर बैठे हैं। कृषि विधेयकों पर देश के अलग अलग राज्यों के किसानों ने प्रदर्शन किए, लेकिन केंद्र में रहे पंजाब और हरियाणा के किसान। इस बात में कोई दो राय नहीं कि पंजाब में आंदोलन इसलिए पनप रहा है क्योंकि वहां कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार है, कांग्रेस की, जो इससे सहानुभूति रखती है। अब शिरोमणि अकाली दल भी रखने लगा है सहानुभूति, लेकिन उतनी ही सही ये बात भी है कि केंद्र सरकार इस बात का भरोसा दिला ही नहीं पा रही कि मंडी खत्म भी हो गई तो एमएसपी मिलता रहेगा। आखिर तमाम आश्वासनों के बाद पंजाब के किसानों की चिंताएं खत्म क्यों नहीं हो रही? पिछले दिनों इस बात को खूब रेखांकित किया गया कि 2 या 3 राज्यों के किसानों को छोड़कर किसी को दिक्कत नहीं है। अगर ये बात सही है तो आपको ऐसे किसी राज्य की मंडी में जाकर 2-3 लोगों से बात करनी चाहिए जहां विपक्षी पार्टियों की सरकारें नहीं हैं। आपको पर्सपेक्टिव मिल जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों का ये वीडियो हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे ताकि आपको किसान सिर्फ तब याद ना आए जब वो आपके शहरों को दूध और सब्जी देना बंद कर दें या हाईवे जाम कर दें। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले संक्रमण से जुड़े आंकड़े। पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कोरोना संक्रमण के 86,821 नए मामले सामने आए। 1,181 मरीजों की मौत हुई, 85,376 मरीज ठीक हुए। इन्हें मिलाकर देश में कुल मामले हो गए 63,12,584। कुल मौत का आंकड़ा 98,678 और ठीक हुए मरीजों की संख्या 52,73,201। संक्रमण से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2 दिन में 1 लाख के पार चला जाएगा। मोदी सरकार जिस भी तरह से इस आंकड़े को पेश करना चाहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि भारत मौतों के सही आंकड़े जारी नहीं कर रहा। अमेरिका में साल के आखिर में राष्ट्रपति चुनाव होंगे, जिससे पहले वहां प्रेसिडेंशियल डिबेट की परंपरा है। इसमें राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बहस करते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की बहस हुई जो बाइडेन के साथ। जब बाइडेन ने कोरोना पर ट्रंप को घेरना चाहा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि आप जानते ही नहीं कि चीन, रूस और भारत में कितने लोगों की मौत हुई। इस बारे में हमने अपने इंटरनेशनल बुलेटिन दुनियादारी में तफसील से बताया था। आज इस बात पर देश के पूर्व गृह और वित्त मंत्री तथा कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने चुटकी ली। उन्होंने हिंदी में एक ट्वीट करके पीएम मोदी से पूछा कि क्या वो अब भी अपने प्रिय मित्र के सम्मान में नमस्ते ट्रंप जैसी एक और रैली करेंगे। नेताओं की आदत होती है पार्टी लाइन पर चुटकी लेते रहने की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी कई सेवानिवृत्त नौकरशाहों ने याचिका लगाकर मांग की थी कि कोरोना महामारी से निपटने में हुई लापरवाही की जांच हो। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में आज खारिज हो गई। अब हम आपको बताते हैं कि सरकार कर क्या रही है। सरकार ने 30 सितंबर की शाम को अनलॉक 5 के लिए गाइडलाइन जारी की। इसके मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से चरणबद्ध तरीके से स्कूल खुल सकेंगे, लेकिन आखिरी फैसला राज्यों को लेना है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई जारी करना चाहें उन्हें स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इसी तारीख से यानी 15 अक्टूबर से उन कोर्सेज के लिए भी कॉलेज की लैब खुलेंगी जिसमें प्रैक्टिकल जरूरी होते हैं,
जैसे साइंस स्ट्रीम के पीएचडी के कोर्स। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल भी खुल जाएंगे, लेकिन इन्हें आधी क्षमता पर काम करना होगा, मतलब आधी सीटें भरी आधी खाली। कंटेनमेंट जोन को लेकर भी निर्देश हैं। राज्य कंटेनमेंट जोन के बाहर किसी कार्यक्रम के लिए 100 से ऊपर लोगों की जुटने की अनुमति दे सकेंगे, लेकिन इंडोर यानी किसी हॉल के अंदर होने वाले कार्यक्रमों में हॉल अपनी पूरी क्षमता का आधा ही भरा जा सकता है और इसमें भी अधिकतम की लिमिट है 200 लोगों की। ये सारी छूटें इस सलाह के साथ दी गई कि देह से दूरी के यानी फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन किया जाएगा और मास्क लगाए जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के अंदर लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया है। कंटेनमेंट के बाहर कोई राज्य केंद्रीय गृह मंत्रालय को बताए बिना लॉकडाउन नहीं लगा पाएगा। दरअसल राज्यों के अंदर और राज्यों के बीच आवाजाही पर कोई रोक नहीं रहेगी, ये निर्देश आया, लेकिन इस आखिरी बिंदु पर हम अतिरिक्त जोर दे रहे हैं क्योंकि ये देखने को मिल रहा था कि राज्य और जिला प्रशासन अपनी मर्जी से इलाकों में छोटे छोटे लॉकडाउन लगा रहे थे। इससे संक्रमण रोकने में कोई खास मदद नहीं मिल रही थी और अर्थव्यवस्था की रिकवरी में भी रुकावट पैदा हो रही थी। अब बस अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट हैं जो शुरू होना बाकी हैं। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने एविएशन सेक्टर को कुछ राहत दी है। लाखों लोगों ने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स में टिकट बुक करा रखी थी। लॉकडाउन के चलते यात्रा नहीं हो पाई, कंपनियां पैसा नहीं लौटा रही थी क्योंकि उनकी खुद की माली हालत बद से बदतर हो रही थी। कस्टमर को लग रहा था कि पैसा फंस गया। अब कोर्ट ने फैसला दिया है कि एयरलाइंस टिकट के इन पैसों के क्रेडिट शेल्फ्स बनाकर रखेंगी, मतलब ये पैसा एयरलाइंस के पास सुरक्षित रहेगा। अगर कस्टमर चाहे फ्लाइट में जो जाना चाहते हैं 31 मार्च 2021 तक यात्री इन पैसों को किसी यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं करते तो उन्हें पूरा पैसा रिफंड मिलेगा। ये व्यवस्था भारत से शुरू होने वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स की उन टिकटों पर लागू होगी जिन्हें लॉकडाउन के चलते कैंसिल किया गया था। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ते हैं। ये जम्मू कश्मीर से है। नियंत्रण रेखा से लगे नौगाम और पुंछ सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से संघर्ष विराम तोड़ा गया। गोलीबारी हुई जिसमें अब तक सेना के 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। 6 घायल हैं जिन्हें हवाई रास्ते से अस्पताल ले जाया गया। कहना न होगा, भारत की सेना ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। अगली सुर्खी भी सेना से ही जुड़ी है। हमने पिछले दिनों उस रिपोर्ट के बारे में बताया था जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक इंटरनल रिपोर्ट सबमिट की गई है। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि 2014 से अब तक खराब गोला बारूद के चलते 27 सैनिकों की जान गई, 159 घायल हुए और देश को 960 करोड़ रुपए का चूना लगा। इतने रुपए में अलग से 100 नई हॉवित्जर तोपें आ सकती थी। कारगिल की हीरोइन रही बोफोर्स तोप हॉवित्जर ही है। ये आंकड़े सेना की एक रिपोर्ट से थे। सोचिए इस पर गोला बारूद बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बोर्ड की तरफ से क्या जवाब आया होगा। वही जिसकी उम्मीद थी। बोर्ड ने कहा कि उसने ये रिपोर्ट देखी ही नहीं और वो इन आंकड़ों को नहीं मानता। 2014 से दिसंबर 2019 के बीच हुए हादसों में सिर्फ 19% में खराब गोला बारूद वजह था, ये बोर्ड का कहना है। बोर्ड इतने ही हादसों की जिम्मेदारी लेना चाहता है। कैजुअलिटीज माने मृत और घायल सैनिकों के मामले में बोर्ड सिर्फ 2% की जिम्मेदारी लेना चाहता है। तो अब ये पूरा मामला सेना बनाम गोला बारूद बनाने वाली सरकारी फैक्ट्रियों का होता जा रहा है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। हम 2 दिन से लगातार हाथरस कांड के बारे में आपको विस्तार से बता रहे हैं। 30 सितंबर को हमने आपको बताया कि किस तरह प्रशासन ने जबरन अंतिम संस्कार कराया, जिसमें माता पिता और भाई जैसे नजदीकी परिजन ही शामिल नहीं हो पाए। ये जबरन शब्द हमारा जोड़ा नहीं है। ये जबरन शब्द उन वीडियोस ने जना है जो 29 सितंबर के दिन और रात की घटनाओं को पूरी दुनिया के सामने लाते हैं। हमने आपको 29 सितंबर को पुलिस के उस दावे के बारे में बताया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी नहीं टूटी थी। इस दावे का मिलान अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से करिए। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि लड़की की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर मिला, गले में भी चोट के निशान हैं और गर्दन में भी फ्रैक्चर था। इससे पता चलता है कि उसका गला घोटने का प्रयास हुआ। मौत की असली वजह विसरा रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगी। पुलिस प्रशासन और योगी सरकार ने भद्द पिटने के बाद एक बड़ा नायाब फैसला भी लिया। गांव में मीडिया की एंट्री ही रोक दी। सभी को गांव से 1.5 किलोमीटर दूर रोक दिया गया। बताया गया कि बुलगाड़ी गांव में परिजनों की सुरक्षा में लगाए गए पुलिसकर्मियों में से 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इस वजह से गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा सकता है। लेकिन एक बात समझ से परे है, जिस कोरोना से मीडिया कर्मियों को खतरा है, क्या उससे एसआईटी को कोई खतरा नहीं है? अगर कोरोना ही वजह थी तो एसआईटी के कितने अधिकारियों को पीपीई किट में देखा गया? इस सवाल का जवाब उन तस्वीरों में है जिनमें मामले में गठित एसआईटी गांव में ही मौजूद नजर आ रही है और परिवार से बात कर रही है। और अगर कोरोना वजह नहीं थी तो मीडिया के जाने से क्या बिगड़ जाता? क्या प्रशासन वैसा ही कोई खेल करना चाह रहा था जो 29 सितंबर की रात हुआ, लेकिन पकड़ लिया गया क्योंकि वहां प्रेस मौजूद थी?
इन सवालों का जवाब योगी आदित्यनाथ की सरकार को, योगी आदित्यनाथ को, मुख्यमंत्री को उत्तर प्रदेश के देना चाहिए कि आखिर यूपी सरकार को प्रेस से या पारदर्शिता से किस बात का डर है। लेकिन फिलहाल सरकार का ध्यान कहीं और है। यूपी सरकार का कहना है कि पीड़िता के पिता की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात हुई और पिता ने जांच पर संतुष्टि जता दी। हाथरस के एसपी विक्रांत वीर ने आज बताया कि अलीगढ़ से पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट मिली है जिसमें रेप की पुष्टि नहीं हुई। यूपी पुलिस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि एफएसएल रिपोर्ट में रेप की पुष्टि नहीं हुई, स्पर्म नहीं पाया गया। जातीय तनाव पैदा करने के लिए साजिश रची गई और जिन लोगों ने भ्रामक सूचना फैलाई उन पर कार्रवाई की जाएगी। घटना में पीड़िता के साथ क्या हुआ था ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये तथ्य है कि उसकी मौत हो चुकी है और जो मौत के बाद हुआ वो भी अपराध से कम नहीं था। यूपी पुलिस को चाहिए कि भ्रामक सूचना फैलाने वालों के खिलाफ अवश्य कठोर कार्रवाई करे, लेकिन थोड़ा ध्यान इस बात पर भी लगाए कि क्या 29 सितंबर की रात को सभी सरकारी कर्मचारियों ने कानून का पालन किया। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या यूपी पुलिस जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ भी मामला दर्ज करेगी, और ये जिनके निर्देशों पर काम कर रहे थे उनका क्या। वैसे इस मामले में राजनीति भी तेज हो गई है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हाथरस के लिए रवाना हुए। दिल्ली से कुछ दूरी पर ग्रेटर नोएडा के पास ताज एक्सप्रेसवे पर पुलिस ने दोनों का काफिला रोका। इसके बाद राहुल और प्रियंका पैदल ही हाथरस की तरफ चल पड़े। पुलिस के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। प्रशासन ने हाथरस की सीमाओं को सील किया है। धारा 144 लागू है। धक्का मुक्की हुई। राहुल गांधी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस रोकने की, और इसमें वो गिर भी गए। अभी पुलिस वालों ने मुझे धकेल के लाठी मार के गिराया, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं सिर्फ ये सवाल पूछ रहा हूँ कि इस हिंदुस्तान में क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी के लोग चल सकते हैं? क्या आम आदमी नहीं चल सकता? इस देश में सिर्फ मोदी जी पैदल जा सकते हैं, एक आम नागरिक नहीं जा सकता क्या? कौन सा नया कानून है? इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी, हम गाड़ी से उतरे, पैदल गए, लाठी मार दी। मैं हाथरस जा रहा हूँ। A father who is not allowed to cremate his daughter. आप हिंदू धर्म के रखवाले हैं, हिंदू धर्म के रखवाले हैं, और आपने ये स्थिति बना दी कि एक पिता अपनी बेटी की चिता नहीं जला पाए। ये कौन सा धर्म है? योगी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने उनसे कहा, उसके वजह से इतना बुलवाओ कि तो मैं 100 किलोमीटर कैसे चलूंगी। इसके अलावा सपा के कार्यकर्ता भी हाथरस की सीमा पर इकट्ठा हुए। उनके नेता अखिलेश यादव ट्वीट कर रहे हैं। बसपा की नेता मायावती भी ट्वीट कर रही हैं, वीडियो जारी कर रही हैं। अब इन बातों के आलोक में रेप के ही कुछ और मामलों की सूचना भी देखिए जो यूपी से ही आई। सबसे पहले बलरामपुर की बात। बलरामपुर की घटना को हाथरस जैसा ही बताया जा रहा है। यहाँ के थाना गेसड़ी में 29 सितंबर को 2 लड़कों पर 22 साल की एक दलित लड़की से गैंगरेप का आरोप लगा। लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों आरोपियों शाहिद और साहिल को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक रेप के बाद आरोपी लड़की को डॉक्टर के पास ले गए। जब उसकी हालत और बिगड़ी तो घर भेज दिया। 30 सितंबर की देर रात भारी सुरक्षा बल के बीच उसका अंतिम संस्कार हुआ। हालांकि लड़की के घर वालों का कहना है कि उनकी मर्जी से अंतिम संस्कार हुआ। लड़की की मां का आरोप है कि कॉलेज से लौटते समय 3-4 लड़कों ने उसे गाड़ी में बिठाया, एक किराना स्टोर के पीछे कमरे में ले गए, इंजेक्शन लगाया और गैंगरेप किया। शाहिद ही वो किराना स्टोर चलाता है। आरोप ये भी लगे कि लड़की का हाथ, पैर और कमर तोड़ दिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम में इसकी पुष्टि नहीं हुई। अगला मामला आजमगढ़ का है। आजमगढ़ के थाना जीयनपुर में 20 साल के लड़के दानिश पर 8 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप का आरोप है। एसपी सुधीर कुमार सिंह ने कहा कि बच्ची की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि आरोपी बच्ची के घर के सामने रहता था, घर पर आना जाना था, बच्ची के परिवार से अच्छे संबंध थे। पुलिस के मुताबिक 30 सितंबर को आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर घर से बाहर ले गया। लौटने पर बच्ची की स्थिति देखकर पुलिस मां के पास गई। बच्ची की मेडिकल जांच की जा रही है। एक मामला बुलंदशहर का भी है। बुलंदशहर के ककोर थाना क्षेत्र में 30 सितंबर को रिजवान नाम के शख्स पर पड़ोस की 14 साल की नाबालिग लड़की से रेप का आरोप है। एसएसपी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बच्ची के पिता की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। लड़की का मेडिकल टेस्ट। अगला मामला फतेहपुर का। यहाँ के ललौली थाना क्षेत्र से 29 सितंबर को 7 साल की बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया। थाना प्रभारी निरीक्षक संदीप तिवारी ने बताया कि बच्ची खेत से लापता हो गई। उसके रोने की आवाज सुनकर करैया गांव के लोगों ने अनिल निषाद नाम के शख्स को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। अगला मामला बागपत का। बागपत में भी 30 सितंबर को एक नाबालिग लड़की ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। आरोप है कि पड़ोस के शख्स ने उसके साथ रेप किया और लगातार ब्लैकमेल कर रहा था।
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब बातों से यह स्थापित होता है कि रेप यूपी में एक बड़ी समस्या है, लेकिन क्या सिर्फ यूपी में ही ऐसा हो रहा है? एक नजर राजस्थान पर भी डाल लेते हैं। सबसे पहले अजमेर का मामला। यहाँ के रामगंज थाना क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। पुलिस के मुताबिक महिला 29 सितंबर को अपनी बीमार मां से मिलने पास के दौरे गांव गई। लौटते वक्त उसके गांव के टीपू और उसके दोस्तों ने उसका रेप किया, घंटों बंधक बनाकर रखा, फिर घर के पास सड़क पर छोड़कर चले गए। महिला ने घर लौटकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अगला मामला बारां का है। बारां में 2 युवकों पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ रेप का आरोप लगा। रिपोर्ट के मुताबिक आरोप है कि जयपुर और कोटा ले जाकर दोनों के साथ 3 दिन तक रेप हुआ। हालांकि पुलिस ने दावा किया है कि दोनों लड़कियों ने अपने बयान में रेप का जिक्र नहीं किया। इस मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्वीट भी आया। उन्होंने कहा कि हाथरस में हुई घटना निंदनीय है, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के बारां में हुई घटना को हाथरस की घटना से कंपेयर किया जा रहा है, जबकि बारां में बालिकाओं ने स्वयं मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयानों में अपने साथ ज्यादती नहीं होने और खुद की मर्जी से लड़कों के साथ घूमने की बात कही। अगला प्रकरण जयपुर का है। जयपुर के आमेर क्षेत्र में 3 मजदूरों पर स्कूल जा रही नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप है। एसपी सौरभ तिवारी एसीपी सौरभ तिवारी के मुताबिक जीतू और विक्रम नाम के शख्स बाइक पर आए, लड़की को जबरन ले गए। यहाँ कालू नाम का शख्स पहले से मौजूद था। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थी राजस्थान की बात। अब मध्य प्रदेश पर नजर डालिए। यहाँ के खरगोन जिले में नाबालिग लड़की के साथ 3 लोगों पर गैंगरेप का आरोप है। खरगोन के एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि घटना चैनपुर थाना क्षेत्र में 29-30 सितंबर की रात को हुई। पीड़िता आधी रात अपने भाई के साथ खेत की रखवाली कर रही थी। आरोप है 3 लोग बाइक से आए, भाई को घायल कर लड़की को उठाकर ले गए। लड़की के भाई ने गांव पहुंचकर लोगों को जानकारी दी। जांच में पता चला कि बाइक चोरी की है। पीड़ित लड़की का आरोप है कि तीनों लड़कों ने मेरा मुंह कपड़े से बांध दिया ताकि चिल्ला ना सके। एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस पर कहा कि पता नहीं शिवराज सरकार कब नींद से जागेगी और ऐसी घटनाओं पर रोक लगेगी। तो ये बात स्थापित होती है कि रेप किसी एक सूबे, किसी एक पार्टी के राज की समस्या नहीं है। तो फिर देश में जो हो रहा है उसे कैसे समझा जाए? यहाँ पर किसी सत्ता नशे को बरी करने की बात नहीं है। सबकी जवाबदेही तय हो, सबसे सवाल पूछे जाएंगे। 2012 में निर्भया गैंगरेप ने भारत में रेप और उसे लेकर सरकार और समाज के रिस्पॉन्स पर बात करने को मजबूर किया था। उसके बाद कानूनों को सख्त करने पर एक लंबी बहस चली, लेकिन हमारे हाथ क्या आया? एनसीआरबी 2019 की रिपोर्ट इस सवाल का जवाब आंकड़ों में देती है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 में रोज तकरीबन 88 रेप के मामले दर्ज किए गए। डेली 88 रेप पूरे देश में। ये वो मामले थे जो किसी तरह एफआईआर तक पहुंचे। भारत के थानों में घुसना एक बात है, एफआईआर दर्ज करवाना दूसरी बात। यूपी दलितों और महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों में नंबर 1 है। महिलाओं के खिलाफ हुए सभी अपराधों में से 14.7% मतलब 59,853 मामले इसी सूबे से थे। आप चाहें तो इसकी एक वजह जनसंख्या में ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो तर्क हर बार काम नहीं करता। दूसरे नंबर पर राजस्थान है, जहां 10.2% मामले दर्ज हुए। यहाँ पर महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों में 41,550 एफआईआर हुई। राजस्थान का जिक्र एक और जगह होता है, दलितों के खिलाफ अपराधों की दर में। राजस्थान में दलितों के खिलाफ अपराध सबसे ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। खालिस रेप की बात करें तो यहाँ भी राजस्थान 5,997 मामलों के साथ अव्वल है। दूसरे नंबर पर 3,065 मामलों के साथ यूपी और तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, जहां 2,485 मामले दर्ज हुए। ये आंकड़े बताते हैं कि कठोर कार्रवाई और पीड़ित को न्याय दिलाने के नाम पर भारत में होने वाले दावे कितने सतही हैं। एक ही कहानी पूरे देश में रिपीट होती है। अभी चर्चा गर्म है तो ऐसी रिसर्च की बाढ़ आ जाएगी जो हमें समाधान पर समाधान सुझाएंगे, लेकिन ये सारे समाधान तभी काम आएंगे जब हम परवरिश में थोड़ा ध्यान बेटों पर भी लगाएंगे। हमारे यहाँ लड़की को पहनने से लेकर चलने तक लंबी चौड़ी सीख दी जाती है, लेकिन बेटों को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वो घास की तरह बेपरवाही में बड़े होते हैं, ना अपने शरीर और मन की समझ रखते हैं, ना उस सीमा की जो उन्हें लांघनी नहीं चाहिए। रही बात पुलिस तंत्र और न्यायपालिका में सुधार की, तो उस मामले में तो मोटी मोटी रपटें सरकार बहादुर के पास पड़ी हैं, धूल खा रही हैं। हम बस इतना ही कहेंगे कि 2 अक्टूबर का दिन है, 24 घंटे के भीतर स्वच्छता पर बात होगी। इसकी धूल भी झाड़ लीजिए, समाज को स्वच्छ कर लीजिए। आज का लल्लन टॉप शो यहीं पर खत्म होता है। आखिरी में हमेशा की रवायत, कविता की पंक्तियां, कुंवर नारायण की पंक्तियां, ध्यान से सुनिएगा। सामूहिक शब्द के साथ बलात्कार शब्द का जुड़ना समूह और बलात्कार का एकाकार होना है।
यानी समूह जैसी महान संज्ञा से जन्मे सामूहिक जैसे विशेषण का एक जघन्य क्रिया से किसी भी रूप में जुड़ना पूरे समूह का गुनहगार होना है। हमारा समाज, हमारा देश एक गुनहगार समाज है या न्यायप्रिय समाज है? खुद से सवाल जरूर पूछिएगा। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी।